Hello students, welcome to Rajneet Medical Education. Students, myself Madan Lal, and in my previous lecture we have studied about the eukaryotic and prokaryotic cell. अब हम बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे और उस जानकारी में बच्चों हम आज यहाँ पर शुरू कर रहे हैं कि जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज होती हैं। सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज का मतलब कि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, और यू कैन से दीज आर वेल डिफाइंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज विच आर एनवेलप्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इट इज़ पॉसिबल टू आइसोलेट ईच सेलुलर ऑर्गेनेलिज की जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, इनको हम अलग कर सकते हैं सेल से, ठीक है ना, आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ टिश्यू होमोजेनेट। जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन आप समझते हैं ना कि हाई स्पीड पे हम उसको सर्कुलेट करते हैं, होमोजेनेट करते हैं, होमोजेनेट करने के बाद हम उनको सेपरेट वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो ऑर्गेनेली आज हम करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनेली है बच्चों न्यूक्लियस, एंड यू नो वेरी वेल दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द cell, and you can say it is the main organelle which consists of the, you can say, information, all the information regarding the cell. Now come to the largest cellular organelle surrounded by double membrane nuclear envelope. As you able to see in the diagram कि यहाँ पर आप देखिए ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस बच जाता है इसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस हम इसको कह देते हैं, ठीक है ना। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये स्पेस यहाँ पर बच जाता है, एंड द आउटर इज कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूअस है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए फिर द टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैव न्यूक्लियर पोर्स। ये देखिए बच्चों यहाँ पर इस तरह के जो न्यूक्लियर पोर्स यहाँ पर हैं दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर एनवेलप, मीन्स दीज इन न्यूक्लियर एनवेलप दे आर इनर्वेटेड बाय द न्यूक्लियर पोर। इनके बीच में यहाँ न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। और आप देखिए बच्चों जो न्यूक्लियर पोर है, क्योंकि बाहर साइटोप्लाज्म है अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, कि जो इनके अंदर प्रोडक्ट होता है चाहे वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में जाए और चाहे न्यूक्लियोप्लाज्म से वो साइटोप्लाज्म में जाए, इट गोज थ्रू द न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू यहाँ पर एक्सचेंज होता है मटेरियल। द टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैव न्यूक्लियर पोर्स विद डायमीटर अबाउट 90 नैनोमीटर। कि ये जो हम पोर देख रहे हैं इस पोर का जो डायमीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 90 नैनोमीटर की होती है, एंड दीज पोर्स परमिट फ्री पासेज टू द प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आरएनए सिंथेसाइज हुआ, ठीक है ना, क्योंकि हम ये देखते हैं बच्चों कि हमारी बॉडी के अंदर या हमारे सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं और प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। तो जो इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह का प्रोटीन बनना है दैट इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द डीएनए, वो डीएनए से आएगी, डीएनए से क्या बढ़ेगा आरएनए, और आरएनए फिर इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में आता है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये जो पासेज है ऑफ द प्रोडक्ट्स इट अकर्स थ्रू द न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही यहाँ पर होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों फिर जो न्यूक्लियस है कंटेन डीएनए एसोसिएटेड विद द हिस्टोन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, इन हिस्टोन प्रोटीन्स को हम कहते हैं दीज आर द बेसिक प्रोटीन्स। क्या है ये, बेसिक प्रोटीन्स हम इनको कहते हैं, और इनका जो रेशियो होता है 1:1 का रहता है, और ये मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोजोम बना देते हैं। अगर एक न्यूक्लियोजोम का स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो न्यूक्लियोजोम के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर देखिए जरा मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ न्यूक्लियोजोम के स्ट्रक्चर का। कि ये जो न्यूक्लियोसोम यहाँ पर होता है
ये न्यूक्लियोसोम कैसे होता है कि हमारे पास एक ऑक्टामर होता है, ये न्यूक्लियोसोम है, क्या ये एक ऑक्टामर है, ठीक है ना। ऑक्टामर किसका है? हिस्टोन प्रोटीन्स का। ये हिस्टोन प्रोटीन्स का ऑक्टामर है। 4 तरह के यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और जो डीएनए है वो इसके ऊपर इस तरह से बाउंड होता है, ये इस तरह से, फिर यहां पर होगा, फिर आगे, फिर ये इसके ऊपर रैप हो जाएगा। मीन्स न्यूक्लियोसोम का मतलब है कि डीएनए इज रैप्ड ऑन द न्यूक्लियोसोम, फिर ये इसके ऊपर ऐसे रैप हो जाएगा। ऐसे, तो ये क्या हुआ? ये एक न्यूक्लियोसोम है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा डीएनए है इट इज रैप्ड ओवर द, यू कैन से दिस हिस्टोन ऑक्टामर, मीन्स हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर ये रैप्ड फॉर्म में होता है, जिससे क्या बन जाता है? एक न्यूक्लियोसोम बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो डीएनए होता है वो इस तरह से बीडिड फॉर्म में आपको दिखाई देता है, इस तरह से बीड्स बन जाते हैं यहाँ पे। इसलिए हम देखते हैं कि इतना बड़ा जो डीएनए है वो एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर में एम्बेडेड है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है ड्यू टू दिस न्यूक्लियोसोम। मींस मिलियंस में न्यूक्लियोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एन असेंबली ऑफ न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द क्रोमेटिन फाइबर ऑफ द क्रोमोसोम, कि ये क्रोमेटिन बनाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर को बनाते हैं। जैसे ये क्रोमेटिन फाइबर यहाँ पर बन गया, मीन्स दीज आर द सेवरल, क्या है ये? न्यूक्लियोसोम। और ये न्यूक्लियोसोम मिलके क्या बना रहे हैं? ये क्या हो गया? एक क्रोमेटिन बना दे। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट ए मिलियन ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, कि बहुत मिलियन क्रोमोसोम यहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। ए डेंस बॉडी न्यूक्लियोलस, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक डेंस बॉडी है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, मीन्स न्यूक्लियस के अंदर एक और डेंस बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। और न्यूक्लियोलस रिच इन आरएनए, ये आरएनए में रिच होता है। एंड पर्टिकुलरली इसके अंदर क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होगा। राइबोसोमल मीन्स आरएनए क्या होता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है ना, उनको जोड़ने के काम आता है राइबोसोमल आरएनए, विच एंटर्स द साइटोसोल थ्रू द न्यूक्लियर पोर, कि यहाँ पर जो एमआरएनए हैं, ठीक है ना, जितने भी तरह के आरएनए हो या आरएनएज हैं, ये यहाँ से जाके साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। उसके बाद देखिए बच्चों, द ग्राउंड मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, कि ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर मैंने बनाया है दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड विच इज रिच इन द एंजाइम। इसमें बहुत सारे एंजाइम जैसे डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर प्रेजेंट होगा एंड आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर प्रेजेंट होगा। दीज आर प्रेजेंट इन द, यू कैन से, ग्राउंड मटेरियल विच इज, यू कैन से, लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। उसके अंदर यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंड द आरएनए पॉलीमरेज। और इसके अलावा यहाँ पर बच्चों अचंभा तब हुआ, आश्चर्य तब हुआ बायोकेमिस्ट्स को कि यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं, कौन से एंजाइम्स हैं? जैसे ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होगा? जब ग्लूकोज टूटता है, ठीक है ना, उसके एंजाइम, सिट्रिक एसिड साइकिल के एंजाइम, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट के एंजाइम, दे आर आल्सो डिटेक्टेड इन द साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर डिटेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनेली हम ले रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। एज यू नो, जो माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में ही हमें ये मालूम है कि हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। अगर हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द सेंटर फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, कि सेल जो रेस्पायर करता है, जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, वहाँ पर जो एटीपी सिंथेसाइज होती है वो सेल के अंदर, इट इज ड्यू टू द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही यहाँ पर ये सिंथेसाइज होती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि एनर्जी जो मेटाबॉलिज्म है, कि जो सेल को एनर्जी मिलती है, इट इज बिकॉज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया।
एंड दे आर रिगार्डेड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट देखिए, दे आर ऑफ वेरिएबल साइज, कि अगर हम देते हैं सेल टू सेल इनका साइज और इनका शेप वेरी करता है। नॉर्मली हम कहते हैं कि जो दे आर जस्ट लाइक रोड लाइक और यू कैन से फिलामेंटस बॉडीज होती हैं विद डायमीटर 1.0 इंटू 3 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। एंड अबाउट 2000 माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्यूपाइंग अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम, कि जो सेल का वॉल्यूम टोटल बनता है उसका 1/5 हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आफ्टर दैट अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर में क्या होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, कि डबल मेम्ब्रेन आप देखिए, इट इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड इट इज द इनर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन है बच्चों, इट इज जस्ट यू कैन से फोल्डेड है। और जब मेम्ब्रेन फोल्डेड है इसका मतलब यहाँ पर जो इसका सरफेस एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एनवलप द ऑर्गेनेली, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आपको दिखाई दे रही है वो स्मूथ है और यू कैन से पूरी ऑर्गेनेली को वो एनवलप करती है। नेक्स्ट देखिए, इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टू फॉर्म द क्रिस्टे। ये क्रिस्टे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं एंड विच ऑक्यूपाइज लार्जर सरफेस एरिया, इसलिए कहते हैं वो लार्जर सरफेस एरिया इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्रिस्टे यहाँ पर कहते हैं। नाउ जो इंटरनल चैम्बर है, इंटरनल चैम्बर में हमारे पास, हम इस चैम्बर की बात कर रहे हैं, इसको यहाँ पर मैट्रिक्स बोल देते हैं, या इसको हम दूसरा नाम यहाँ पे देते हैं माइटोसोल, हम इसको कह देते हैं। इंटरनल चैम्बर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया रेफर टू एज द मैट्रिक्स और माइटोसोल। द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर हम मेटाबॉलिज्म स्टडी करेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हम स्टडी करेंगे, लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कि इनसे हमें एनर्जी कैसे मिलती है। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कुछ कंपोनेंट्स होंगे, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, कि एटीपी कैसे बनती है, हाउ दिस एटीपी इज सिंथेसाइज्ड। जैसे इसके जो कंपोनेंट है फ्लेवोप्रोटीन होगा, साइटोक्रोम्स होंगे जैसे B, C1, C, A एंड A3, दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स। और कुछ कपलिंग फैक्टर्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, कि ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसके अंदर ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको डायग्रामेटिक दिखाया जाए कि जो इनर मेम्ब्रेन है ये इस तरह से इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और यहाँ पर इस तरह से ये कंपोनेंट्स ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, ये कंपोनेंट ऐसे प्रेजेंट होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, ठीक है ना, और फाइनली यहाँ से एटीपी ऐसे सिंथेसाइज होगी। ये आप +2 में भी इस टॉपिक को कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन ये सारे कैरियर्स होते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन कैरियर, जिसको हम साइटोक्रोम बोल रहे हैं। तो ये प्रोसेस हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम मेटाबॉलिज्म को स्टडी करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमारे पास ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म के कंपोनेंट्स हैं, दे आर प्रेजेंट। द मैट्रिक्स कंटेन सेवरल एंजाइम कंसर्न विद द मेटाबॉलिज्म, कि जो एनर्जी का मेटाबॉलिज्म है, कि जो कार्बोहाइड्रेट है उससे जो एनर्जी हमें मिलती है उसके लिए जो एंजाइम हमें चाहिए, दे आर यू कैन से हम प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, जैसे लिपिड्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए, ठीक है ना। अब उसके लिए कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर हैं जिससे हमें एनर्जी मेटा, जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ये सारी प्रोसेसेस के लिए जो एंजाइम्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर देखिए जो मैट्रिक्स है, एंजाइम आल्सो पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ द हीम। हीम मीन्स जो आयरन होता है उसको हम हीम कहते हैं, और जो यूरिया बनता है, यूरिया मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी नाइट्रोजनस या टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं वो लेस टॉक्सिक बनना मीन्स यूरिया में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है, उसको हम यूरिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द एटीपी। चीफ प्रोड्यूसर इसलिए बोला क्योंकि अभी मैंने बोला कि जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर सारे एटी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट लगे होते हैं जो हेल्प करते हैं एटीपी सिंथेसिस में। द एनर्जी जनरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया एक्सपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द सेलुलर वर्क। जो सेल के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको जो एनर्जी चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है, वो एटीपी,
वहाँ पर उसको प्रोवाइड करती है। क्योंकि कैसे करेगी, जैसे मान लो हमारे पास ATP है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ये ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ से जो प्लस एनर्जी, अब ये एनर्जी सेल इस्तेमाल करेगा। हमेशा याद रखना बच्चों, जो सेल होता है वो ATP की ही इस्तेमाल कर सकता है एनर्जी के लिए, डायरेक्ट एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। लास्ट है पॉइंट, इट आल्सो कंटेन सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA। यहाँ पर डबल सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि सेल का DNA तो है ही, लेकिन इस ऑर्गेनेल के पास अपना भी DNA होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि राउंड अबाउट 10% ऑफ द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। और जब इसके पास अपना DNA है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी वियर टियर अपने आप कर सकता है। इसलिए इस ऑर्गेनेली को हम सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनेली के नाम से भी जानते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज। पावर हाउस ऑफ द सेल तो कहते हैं, लेकिन तुम सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनेली के नाम से भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना DNA प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। RNAs प्रेजेंट होते हैं, अपने राइबोसोम्स होते हैं, कि मीन्स अपने प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं, ठीक है ना, अपने वियर टियर को खुद ठीक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में बच्चों हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, गोल्गी अपरेटस को और लाइसोसोम्स को। अगले लेक्चर के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू।